उसको है, तो वो अपना 10 मिनट इस तरह से म्यूजिक पर जूम ले तो उसके मानसिक संतुलन डेफिनेटली आ सकता है ना। तो वर्कआउट का रोल अपने हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। ये भी एक तरह का न्यूट्रिशन है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो अपन मैं क्लिपिंग कर सकते हैं आप लोग। आज के वर्कआउट कोच उमेश जी और दिनेश जी की टीम बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट करवाया। एक्चुअली वर्कआउट के साथ साथ में इतना बढ़िया डांस हमें लगा ही नहीं कहीं हम मतलब ऐसे बैठे हैं, लगा कि यहाँ कहीं पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। अनबिलीवेबल था। और अपन आज का जो पार्ट है अपना रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली होता क्या है, जो अपन खाना खाते हैं ना, एक्सक्यूज मी, सबसे पहले बार अपने बारे में बताना चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम वजीर राजपूत है, अलवर से बिलोंग करता हूँ। लगभग 1.5 साल पहले मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था और फर्स्ट 3 मंथ के अंदर मैंने अपना अमेजिंग 18 किलो वजन कम किया था, इसी तरह से हंसते खेलते एंजॉय करते। और आप लोग भी जो भी हेल्थ जर्नी के अंदर है डेफिनेटली अपनी हेल्थ ठीक करेंगे यहाँ पर, बस आपको जुड़े रहे। बात करते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पहले डाइजेशन को समझे। जो भी चीज अपन खाते हैं, जो भी अपन खाना खाते हैं, खाने के अंदर एक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, न्यूट्रिशंस होता है। वो न्यूट्रिशंस एक डाइजेस्टिव अपन मतलब अपन माउथ से उसको स्टार्ट करते हैं और पूरे का पूरे पूरी एलिमेंट्री लगभग अपना 25 फुट की ये अपना, जिसके अंदर आपका पेट हो गया, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, आपके कुछ सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे आपका लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। इन ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन पार्ट है, उसको सेपरेट करके बॉडी के विभिन्न पार्ट को फंक्शनिंग के लिए काम में आ जाए, और बाकी का जो वेस्टेज होता है वो आपके एनएस के थ्रू बाहर निकले। अब इस चीज को अपन डेप्थ में समझेंगे, गहराई में समझेंगे कि कौन सा जो ऑर्गन है वो किस तरह से काम करता है। देखते हैं। सबसे पहले जो भी अपन खाना खाते हैं ना, अपना डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है मुंह से। अपन जब भी मुंह के अंदर कोई खाना वगैरह डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहला जो रोल होता है अपना टीथ का होता है। 32 जो टीथ होते हैं ना, उनका काम चबाने का, और उससे चबाने के जो जितना भी खाना होता है अपने छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। पार्टिकल में डिवाइड होने के बाद में नेक्स्ट काम आता है आपका सेलाइवरी ग्लैंड। ये जो सेलाइवरी ग्लैंड है ना, आप देखिएगा ये सेलाइवरी होती है, जिसको लार ग्रंथियां बोलते हैं। इनका जो काम होता है बेसिकली लार को सीक्रेट करना है ना। अपन देखते हैं ना, जब खाने को ज्यादा चबाते हैं तो एक मतलब खाना बिल्कुल एक पेस्ट के रूप में हो जाता है। वो पेस्ट क्या होता है, खाने के अंदर भी लार मिलती है उसके अंदर। और उस लार के अंदर क्या है, एक एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम। तो डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। वो टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है, जो अपने खाने के अंदर स्टार्च होता है, इस स्टार्च को आपका सिंपल शुगर में, शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। और आप लोग देखते होंगे जब भी अपन खाने को थोड़ा मतलब चबाते हैं, थोड़ा देर तक चबाते हैं, तो अपना खाना थोड़ा थोड़ा सा मीठा होने लग जाता है। तो वो मीठा टेस्ट किसकी वजह से आता है, आपका शर्करा की वजह से, नॉर्मल ग्लूकोज की वजह से होता है। बेसिकली जो स्टार्च होता है वो टेस्टलेस होता है। तो जब उसका टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है तो अपने को वो मीठा लगने लग जाता है। जो ये सलाइवरी ग्लैंड होती है आपकी, ये 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड होती है। सबसे पहले ये सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स होती है, ये आपकी जीभ के नीचे पाई जाती है, ये भी सलाइवा का निर्माण करती है। दूसरी होती है सबमेंडिबुलर जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि, ये आपके निचले जबड़े में होती है। और तीसरी होती है पेरिटोइड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स होती है अपनी कान के पास में होती है। इन तीनों का काम क्या है, सलाइवा का निर्माण करना है और टाइलिन एंजाइम का निर्माण करना है। तो इसलिए ये एंजाइम तभी काम करेगा, टाइलिन एंजाइम, जब अपन खाने को अच्छे तरीके से चबाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि खाने को ऑलवेज चबा चबा के खाना चाहिए, एटलीस्ट 32 टाइम्स, 32 बार चबाना चाहिए। क्योंकि जो गॉड गिफ्टेड है ना अपने को 32 दांत इसलिए दिए गए हैं कि एटलीस्ट आप 32 बार इसको चबाएं। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड के बाद में अपन ये ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड का काम हो गया। और उसके बाद में ये अपना ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस मतलब ये एक लगभग 1.5 फुट की आपकी एक पाइप टाइप का होता है। और इससे खाना आपका सीधा यहाँ से स्टमक में आ जाता है, पेट के अंदर आ जाता है ना। तो इसका जो आपका रोल है, इसोफेगस का कोई ज्यादा रोल नहीं है। ये देखिए आप, इसोफेगस से सीधा आपका जो खाना आ गया पेट के अंदर आ गया, इसको स्टमक बोलते हैं, है ना। स्टमक के अंदर मैक्सिमम टाइम तक का खाना रहता है, लगभग 2 से ढाई घंटे के आसपास खाना रहता है। और यहाँ स्टमक का काम बेसिकली क्या है, पेट का काम क्या है, पेट के अंदर अपना पेरिटोइड ग्लैंड्स होती है, उनका काम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालना।
HCl निकालना, एसिड निकालना, है ना। वो एसिड अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बगैर काम नहीं चलता, क्योंकि अपन जो भी खाना खाते हैं ना, उस खाने का और ज्यादा ब्रेक डाउन करता है आपका एसिड, जितना उसका ग्लूकोज पार्ट हो गया, प्रोटीन पार्ट हो गया, या आपका फैट पार्ट, उसको और छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर ये डिवाइड करता है। और साथ में ही जो भी बैक्टीरिया भी अपन खाने के साथ में खा जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगाई, या आपके और भी चीजें होती हैं अपने खाने के साथ में अपने पेट के अंदर चली जाती हैं, तो जो HCl गैस होता है उसको पूरे पूरा डिस्ट्रॉय करता है। अब ये HCl जो गैस होती है, किसी किसी बंदों के अंदर ज्यादा भी निकलती है, किसी के अंदर कम भी निकलती है। अगर कोई भी चीज ज्यादा है तो वो भी नुकसानदायक है, कोई चीज कम है तो वो भी डेफिनेटली नुकसानदायक है। अब देखते हैं कि बहुत सारे बंदों को गैस, तेजाब, एसिडिटी की समस्या जो होते हैं ना, बताते हैं उसका बेसिक बेसिक कारण यही है। आप देख सकते हैं जो हाइपर एसिडिटी का कारण क्या है वैसे, क्योंकि अगर ज्यादा है तो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, और कम है तो भी नुकसानदायक है। ज्यादा क्यों होती है, उसके बहुत सारे कारण। कारण क्या है, वो चीजें अपन यहाँ पर इस कम्युनिटी के अंदर समझाई जाती है। लाइफ स्टाइल, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने की आदतें वो भी ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी आपका जो गैस्ट्रिक एसिड है बहुत ज्यादा निकलता है। और बहुत सारी डिजीज भी होती हैं, कंडीशंस लाइक अल्सर हो गया, है ना, अपना इकोलाई का इन्फेक्शन हो गया, तो उनकी वजह से भी आपको HCl बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। और बहुत सारा कोई बंदे मेडिसिन वगैरह लेते हैं, क्योंकि जब भी पेन किलर दवाइयां ली जाती हैं, जितनी भी दर्द की दवाइयां होती हैं, तो उनका एक साइड इफेक्ट होता है, वो गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा निकालती है। इसलिए कोई भी डॉक्टर होता है ना, उसको खाना खाने के जस्ट बाद उसको रिकमेंड करते हैं जो दवाइयां होती है ना, दर्द की दवाइयां होती है, क्योंकि खाली पेट लोगे तो एसिड ज्यादा निकालेगा, तो वो आपके जलन करेगा। और दूसरा क्या, सेकंड जो रीजन होता है ये अपना एसिड ज्यादा निकलने का, रेगुलर जो है ना कंजम्पशन ऑफ स्पाइसी फूड, अपन तली भुनी चीजें ज्यादा, स्पाइसेस वगैरह यूज करते हैं, और विशेषकर जिसके अंदर फैट कंटेंट्स बहुत ज्यादा होता है ना, तो उस कारण भी अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा निकलता है। ईटिंग हैबिट्स आपको बता ही दिया, और रेगुलर बंदा फास्टिंग करता है या फिर उसको भूखा रह जाता है, तो उस कंडीशन में भी अपना गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज्यादा निकलता है। अल्कोहल और स्मोक जो ज्यादा करते हैं उनका भी जो अपना वो ज्यादा निकलता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वो रहती है। और स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर, है ना। स्ट्रेस की कंडीशन में भी आपका जो एसिड है बहुत ज्यादा निकलता है। तो बेसिक ये है कि स्ट्रेस को दबाने के लिए आपने जो सुबह एक्टिविटी की, बहुत बढ़िया है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके लिए आपको वर्कआउट कीजिएगा, और नेगेटिव थिंग्स से बिल्कुल दूर रहिएगा। नेक्स्ट आता है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डेप्थ में समझाता हूँ। ये क्या होता है, ये अपना इसोफेगस हो गया, ये बिल्कुल आपको पिक्स में दिख रहा होगा, और नीचे आपका जो पार्ट होता है स्टमक पार्ट होता है, और इस दोनों के बीच में ये देख लो इसोफेजल स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर बेसिकली एक वाल होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आपका जो भी फूड कंटेंट्स है उसको एक डायरेक्शन में आने देता है, यानी कि आपका इसोफेगस से पेट में तो जा सकता है, बट पेट से वापस इसोफेगस में नहीं जा सकता। ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। मगर कुछ बंदों के अंदर ये इसोफेगस जो स्फिंक्टर है, जो वाल्व है, कमजोर पड़ जाता है। वो कमजोर क्यों पड़ जाता है, क्योंकि अपनी ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि अपन बहुत इतना एक्सेसिव खा लेते हैं, पेट भी भर गया, फिर भी अपन उसको ठूस रहे हैं जबरदस्ती में। तो पेट की एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज्यादा भरेगा तो नेचुरली वो रिफ्लेक्स करेगा, तो वापिस अपने इसोफेगस के अंदर आएगा। तो उस टाइम में कभी कभार देखते हैं ना अपने को, मतलब एसिड बिल्कुल मुंह में आ जाता है, वो रिफ्लेक्स होता है। वो अपना जो पर्टिकुलर वो बीमारी होती है, वो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होती है ना। नेक्स्ट आपको बताते हैं पेप्टिक अल्सर। बेसिकली पेप्टिक अल्सर भी आपका हाई जो एसिड निकलता है उससे जुड़ी हुई बीमारी है। इसको डेप्थ में समझाते हैं। जो HCl निकलता है, तो एक जो इसका जो पीएच होता है बहुत कंसंट्रेट होता है इसमें। मतलब इसके अंदर अपन उंगली भी डालेंगे ना तो उंगली भी जला देगा। मगर कुदरत ने क्या किया हुआ है कि अपने इस एसिड को, अपने पेट को बचाने के लिए एसिड से, तो एक ये पतली व्हाइट व्हाइट सी लेयर देख रहे हो ना, ये एक म्यूकस की लेयर होती है। इसका जो काम क्या होता है कि एसिड को पेट की वॉल से बचा के रखना, पेट की वॉल से बचा के रखना होता है, ताकि पेट को कुछ नुकसान ना हो। मगर किसी कारणों से अगर रेगुलर बंदा ईटिंग हैबिट्स चेंज नहीं कर रहा है, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रहा है, जो भी अपन ने डिसऑर्डर देखे उस तरह से काम कर रहा है, तो उसके अंदर क्या, इनका डिफेंस सिस्टम जो म्यूकस लेयर पतली हो जाती है, और वो एसिड दीवार जो अपने पेट की दीवार है उसके पर बार बार लगता है, और वहां पर घाव कर देता है, जिसको अपन पेप्टिक अल्सर, है ना। ये अपने को मतलब इसका पेप्टिक अल्सर है ना, अच्छी चीज नहीं।
है ना। अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर इसका पीपीआई वगैरह देता है, खाली पेट का कैप्सूल्स वगैरह देता है, टेम्परेरी इलाज है। आपको फूड हैबिट्स आपको चेंज करनी पड़ेगी, खाने की आदतें आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको एक लिमिट के अंदर एक न्यूट्रिशन जो होता है, खाना होता है, वो लेना पड़ेगा। और लास्ट में जाकर ये पेप्टिक अल्सर आपका, आपको बताऊं मैं, ये एक लास्ट सीन है जो स्टमक कैंसर का कारण भी बनता है। वो कैसे बनता है स्टमक कैंसर का कारण? क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपना घाव हो गया, और जब भी अपन ने कोई खाना इंजेक्ट किया, कोई ऐसे फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर चले गए, और या अपन फास्ट फूड, पैक्ड फूड या प्रोसेस फूड खाते हैं, उसके अंदर मर्करी और लेड की मात्रा, सीसी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और उनकी जो एबिलिटी होती है वो क्या करते हैं, वो आप कैंसर इंड्यूस करते हैं। वो जाकर के इस पर्टिकुलर जो पेप्टिक अल्सर हो रखा है, यहाँ पर जाकर के अपने फ्री रेडिकल्स इंड्यूस करते हैं। वो जाकर के वहां की जो सेल्स होती है, कोशिकाओं की होती है, उनके काम करने की क्षमता को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। चेंज इन द सेंस, जो सेल डिवीजन होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से होता है। बट इस कंडीशन के अंदर वो उनका जेनेटिक्स को, डीएनए को चेंज कर देते हैं, और एक सेल से आपके 25 सेल, 25 से 2000 सेल, 2000 से 2 करोड़ सेल, इस तरह का डिवाइडेशन कर देते हैं। वो सारा एक गांठ का रूप ले लेते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं अपन। तो बेसिक थिंग्स क्या है, इन सब चीजों से अपने को बचना है, खाने पीने की आदतें चेंज करनी है। नहीं करेंगे तो ये अपनी डिजीज पेप्टिक अल्सर और जो स्टमक कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। और अच्छा, पता कैसे लगे कि इस पर्टिकुलर बंदे को पेप्टिक अल्सर की बीमारी है? तो उसके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं जिनको देख करके अपन लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इस बंदे को पेप्टिक अल्सर। क्योंकि डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर को अपन बताते हैं साहब ये चीजें मेरे साथ में हो रही है, तो डॉक्टर डायग्नोस करता है और उस चीज को समझ जाता है कि वास्तव में इसको पेप्टिक अल्सर है, और उस पर यही दवाई देता है। तो उसके अंदर क्या फीलिंग आती है, एक तो बंदे को क्या रेगुलर उल्टी होती है, या उल्टी जैसा मन करता है उसको, है ना। और साथ में उसके क्या होता है, डकार वगैरह आती है, और पेट भरा भरा सा फील होता है। अचानक से उनके क्या, पेट में दर्द होता है, खाना पीना पचता नहीं है, और किसी किसी बंदे को कब्जी भी होती है ना। भूख बहुत कम लगती है, और अचानक से भी पेट में दर्द हो जाता है ना। और आदमी क्या, बिल्कुल एकदम बेचैन सा हो जाता है, रेस्टलेसनेस टाइप की हो जाती है। अगर ये साइन सिम्टम किसी को आ रहे हैं, तो अपन समझ सकते हैं कि हाँ, वो उसको हाइपर एसिडिटी है। तो उसका अपन, दो चीजें हैं, दो चीजें क्या, बेसिकली फर्स्ट थिंग तो यही है कि टेम्परेरी परमानेंट, कि आप अपनी खाने पीने की आदतें चेंज करें। आप फेट वाली चीजें ना लें ज्यादा, फास्ट फूड ना लें, स्पाइसी चीजें ना लें, जिनकी वजह से एसिडिटी होती है। ठीक है, चलो अपन ने ये चीज पढ़ ली। या पेट। अब नेक्स्ट जो होता है ना, अपन नेक्स्ट स्लाइड में चले, यहाँ पेट में खाना आने के बाद में, ये देखिए आप, ये यहाँ से, यहाँ पर पेट में आने के बाद में खाना खाना 2 घंटे के आसपास रहता है। उसके जस्ट बाद आपका जो खाना आता है ना, आपकी छोटी आंत के अंदर आ जाता है। मगर छोटी आंत में आने से पहले दो सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं अपने बॉडी के अंदर, जो होते हैं लीवर और पेंक्रियास। इनका भी अपना रोल है, बताते हैं इनका। लीवर और गॉल ब्लैडर को पहले पढ़ते हैं। बेसिकली ये लीवर अपना पार्ट है, ये अपना जो हल्का हल्का सा रेड कलर का दिख रहा है, लीवर पार्ट होता है। लीवर का बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मल्टीपल इनके फंक्शंस होते हैं। मेन फंक्शन अगर डाइजेस्टिव की बात करें अपन, पचाने में जो इसका रोल है, इसका रोल है आपका बाइल सीक्रेट, जिसको अपना बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपना, पित्त, पित्त का निर्माण, है ना। और पित्त जो होता है, बाइल से होता है। बाइल का काम बेसिकली होता है आपका जो फेट कंटेंट्स होता है, जो खाने के अंदर फेट होता है, फेट पार्ट को आपका पचाने का काम होता है इसका, है ना। और ये इसके साथ में एक सपोर्टिव ऑर्गन और होता है, गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर का काम बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ज्यादा काम डाइजेशन में नहीं होता इसका। जो बाइल सीक्रेट होता है लीवर से, जितना अपने पचाने में काम आता है उतना तो रखता है, उसके बाद में जो रेस्ट होता है वो इस गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता जाता है। और ये स्टोर, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव बाइल निकल रहा है अपने लीवर से, तो ये स्टोर होते 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 क्या हो जाता है, यहाँ पर जमा हो जाता है, और लास्ट में सूख करके एक पत्थर का रूप ले लेता है। उस जिसको अपन गाल स्टोन बोलते हैं, कि बोलते हैं ना अपने गाल ब्लेडर के अंदर पथरी होगी। बेसिकली वो पत्थर नहीं होता, अपन पत्थर नहीं खाते, है ना। तो वो पत्थर नहीं होता है, वो क्या होता है कि आपका जो बाइल है वो कंसंट्रेट, जैसे गोंद होती है ना, गोंद पहले पतली पतली सी होती है, और सूखने के बाद पत्थर जैसे रूप ले लेती है। सेम इसी तरह से अपना गाल ब्लेडर के अंदर पथरी हो जाती है। मगर कभी कभार कोई पत्थर अगर इंजेक्ट हो भी जाता है, तो वो पार्ट यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है। ये अपना मेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो लीवर का काम है, वो है आपका बाइल का निर्माण करना, पित्त का निर्माण करना। उसके अलावा भी बहुत सारे लीवर के काम है, क्योंकि लीवर एक मल्टीपल फंक्शन है बॉडी के, और लीवर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और लीवर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका डाइजेशन आपका बिल्कुल खराब होगा। डाइजेशन के अलावा ये अपना ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, ब्लड के अंदर जितने भी वेस्टेज होते हैं उसको भी प्यूरिफाई करता है।
और एक जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, जब अपन देखते हैं ना किसी को चोट लगती है, चोट लगने के बाद में वो ब्लड अपने आप जम जाता है। उसका जमने का कारण क्या होता है, तो उस ऊपरी लेयर पर एक परत बन जाती है, एक जाल बन जाता है जिसमें फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिन होता है। वो फाइब्रिन का निर्माण भी ये अपना लीवर ही करता है। अगर जिसका लीवर ठीक नहीं होगा तो उसको क्लोट नहीं होगा, छोटी मोटी चोट भी उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है ना। और प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विषय अपने ब्लड में रहता है, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रखता है, प्रासरण दाब को मेंटेन करके रखता है। इसी प्रासरण दाब की वजह से जितने भी न्यूट्रिशन है बॉडी के अंदर आपने ब्लड से बाहर आते हैं और ब्लड के अंदर आते हैं। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ठीक नहीं होगा ब्लड का, या एल्ब्यूमिन वगैरह आपका कम हो जाएगा, या यूं बोले लीवर आपका फंक्शन ठीक नहीं करेगा, तो आपका जो न्यूट्रिशन पार्ट है आपका ब्लड से बाहर, वेस्टेज बाहर, और न्यूट्रिशन आपका बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगा। और ये फैट और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी करता है अपनी बॉडी के अंदर। कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी का बहुत अच्छा मतलब रोल है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और बॉडी के अंदर जो अपन अमोनिया गैस भी निकलती है, तो अमोनिया गैस को भी शरीर से बाहर निकलता है। बाइल का मैंने आपको बता ही दिया, सीक्रेट करता है। और एक्सक्रीट बिलीरुबिन, बिलीरुबिन को भी ये शरीर से बाहर निकलता है, और बिलीरुबिन जैसी बाइल का जैसे काम करने के बाद में जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसको बिलीरुबिन बोलते हैं, और बिलीरुबिन का शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है, नहीं तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हो जाते हैं। और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, अच्छा जो अपन ग्लूकोज पार्ट बॉडी के अंदर लेते हैं खाने के अंदर, वो अपने लीवर में जाकर के ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे फैट होता है फैटी एसिड के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, और आपका जो अमीनो एसिड लेते हैं प्रोटीन मसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, इसी तरह से आपका जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरह, है ना। तो इसका काम ये भी है, स्टोर्ड ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करता है। कितना इंपॉर्टेंट काम है, दोनों काम है इसका। स्टोरेज का भी काम करता है, जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वापस उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर देता है। तो इतने सारे फंक्शन है। अगर लीवर अपना खराब होगा तो ये इतने फंक्शन बॉडी के अंदर आपके नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर आएंगे। अच्छा, लीवर से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां, अगर लीवर ठीक नहीं होगा तो ये बीमारियां अपने मैक्सिमम चांस है बॉडी के अंदर लगेंगी। सबसे पहले होता है जॉन्डिस, पीलिया। पीलिया बहुत से बंदों को होता है। पीलिया का मेन कारण यही है कि आपके लीवर के अंदर इंफेक्शन हो गया, लीवर प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा। जो आपके बाइल पिगमेंट्स है, बाइल साल्ट है बॉडी के अंदर क्या नाम है बढ़ रहे हैं, और जो अपनी आरबीसी है वो ब्रेक डाउन हो रही है, नई आरबीसी बन नहीं रही है। इसी वजह से आपके शरीर पर पीलापन आने लगता है। जो बाइल साल्ट होते हैं उसका जो रंग होता है बेसिकली पीला होता है। तो अपन देखेंगे आपकी आंखें होगी, जीभ हो गया, ये आपका पीला होने लग जाता है। और नेक्स्ट होता है वायरल हेपेटाइटिस, ABCDE। ये वायरल हेपेटाइटिस का कारण भी आपका मेजरली देखा जाए तो लीवर से जुड़ा हुआ है। लीवर जिसकी इम्यूनिटी डाउन होगी, नेचुरल सी बात है, उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो आपको अपनी इम्यूनिटी भी मेंटेन करके चलती है। और इम्यूनिटी मेंटेन किस तरह से होती है वो अपन अपने सिस्टम में सब पता लगता है यहाँ पर, है ना। क्योंकि अपना आता है इम्यून हेल्थ के नाम से, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी बढ़ने से आपका लीवर की हेल्थ तो बढ़िया ही होगी होगी, और भी जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो भी आपके कम होंगे। नेक्स्ट होता है सिरोसिस और लीवर फेलियर। ये जो लीवर की लास्ट स्टेज होती है, जिसको ऑलमोस्ट लीवर डैमेज हो जाता है, इसके अंदर रिकवरी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लीवर का साइज भी बढ़ जाता है कभी कभार। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ये एक लीवर की कंडीशन है जिसके अंदर लीवर की जो सेल्स होती है प्रॉपर वे में काम नहीं करती, और लीवर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, है ना। एसाइटिस फ्लूइड्स इन द बेली, मतलब छोटे छोटे से पेचेस बन जाते हैं लीवर के अंदर, और उन पेचेस के अंदर अपना क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, पानी भर जाता है, बोलते हैं ना लीवर के अंदर पानी भर। लास्ट में ट्यूमर और कैंसर, ये होते ही है। जैसे मैं आपको पेप्टिक अल्सर का लास्ट जो बताया वो ट्यूमर और कैंसर होता है, सेम यहाँ पर भी लीवर के अंदर जब उसकी प्रॉपर सेल काम नहीं करेंगी तो उनकी फंक्शनिंग नहीं होंगी, तो अपने जितने भी ये हैवी मेटल्स जा करके उसकी फंक्शनिंग को चेंज करेंगे, और लास्ट कंडीशन आपका कैंसर और ट्यूमर होगा। और आजकल देख रहे हैं ना कैंसर के ज्यादातर कारण बढ़ने का कारण क्या है, फास्ट फूड है, पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है। इन चीजों में जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं वो हैवी मेटल्स होते हैं, और हैवी मेटल्स बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। कारण क्या हो सकते हैं लीवर डैमेज, लीवर डिजीज, ये जितनी बीमारियां होती हैं उसका कारण क्या है।
कारण वायरल इन्फेक्शन, इम्यूनिटी डाउन होगी, डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शन होता है। जो बंदे अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म बेसिकली आपके लीवर के अंदर होता है, और लीवर का काम ये नहीं है कि वो अल्कोहल को पचाए। उसको एक्स्ट्रा काम दोगे तो डेफिनेटली उसका काम, उस पर बर्डन आएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। लीवर का काम है आपका खाने पीने को बचाना, ना कि अल्कोहल को बचाना। एक्स्ट्रा काम दोगे तो उसका फंक्शन आपका डिस्टर्ब होगा, तो डेफिनेटली लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा। हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ध्यान दें, कोलेस्ट्रॉल अपना मेंटेन करके चले, अवर वेट मेंटेन करके चले, अदरवाइज आपके लीवर डिजीज की संभावना हो सकती है। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, जब भी अपन दूषित जल और वाटर लेते हैं तो वो अपने टॉक्सिन जाकर के बॉडी के, अपने लीवर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। तब उस कंडीशन के अंदर ये जो इंसेफेलोपैथी, फैटिक इंसेफेलोपैथी की कंडीशंस आती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब लीवर के अंदर अपना अपना जैसे घर का भेदी लंका है, उस चीज को समझ रहे हैं ना। इसके अंदर इम्यूनिटी होती है, जब छोटे बच्चों को विशेषकर चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, वो इम्यूनिटी छोड़ के जाती है बॉडी के अंदर। वही इम्यूनिटी अपने लीवर के लिए खतरनाक, लीवर की सेल्स को डैमेज करता है। अब इनकी आपस में फाइट होती है, जो मीजल्स और चिकन पॉक्स से बनी हुई इम्यूनिटी और अपनी लीवर की इम्यूनिटी जो ज्यादा डोमिनेट करेगी, तो आपको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस, लीवर डैमेज होने के चांसेस है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को आप बढ़ा के रखें। बहुत सारी मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके लीवर फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने, ये लीवर का है, लीवर को संभाल के रखिए अपने, है ना। तो अगर लीवर में कोई दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें होने के चांसेस है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, पेंक्रियास। ठीक है, खाना लीवर से होते हुए आपके पेंक्रियास के अंदर है ना। ये लीवर की वाली डक्ट है, ऊपर देख रहे हैं, गॉल ब्लैडर है, और यहाँ से अपना फूजन होते हुए ये छोटी आंत के अंदर जाता है। और छोटी आंत से पहले जो लीवर से बाइल निकलता है, और पेंक्रियास से जो निकलता है, पेंक्रियास बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसकी खूबी बताता हूं मैं, ये दो तरह का काम करता है, एक्सोक्राइन भी, एंडोक्राइन। इससे पेंक्रियाटिक जूस भी निकलता है, साथ में मतलब इससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। आप समझे, हार्मोन और एंजाइम दोनों अलग 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 चीजें। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है, आपका हार्मोन्स भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है। एंजाइम के लिए बेसिकली नलिकाएं होती हैं, और इन नलिकाओं से ही जो रस निकलता है आपको इसमें एलिमेंट्री केनाल में पहुंचता है, छोटी आंत में। और जो आपका हार्मोन्स होता है उसके लिए नलिकाएं नहीं होते, सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो छोड़ते हैं अपना एक्स्ट्रा, है ना। तो पैंक्रिया का जो काम है वो दोनों ही है, एक्सोक्राइन भी, एंडोक्राइन। जूस भी निकलता है, साथ में हार्मोन्स भी निकलता है। जो इसके अंदर जूस निकलता है उसको पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। और उस जूस का काम क्या होता है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो अपन खाने के अंदर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। उसके अंदर जो विशेषकर एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियस, ये बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो फूड पार्टिकल अपन लेते हैं, उस पर एंजाइम करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, ताकि छोटी आंत में जाने से पहले आपका मैक्सिमम जो ब्रेक डाउन वाला काम है पूरा हो जाए, और छोटी आंत में जाकर के सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। वो भी अपन लेटर स्टेज बताएंगे। और अगर पेंक्रियास के अंदर दिक्कत आएगी तो अपने क्या क्या अपने नुकसान हो सकते हैं, उस चीज को समझिए आप, है ना। पेंक्रियाटाइटिस की समस्या हो जाती है, और पेंक्रियाटाइटिस इतनी खतरनाक बीमारी है ना, और जिसको हो रखी है हो, उसका भगवान ही जाने। इस बीमारी के अंदर ये होता है, बंदा खाना खाने से डरता है कि मैं खाना नहीं खाऊं, इतना सीवियर पेन होता है बॉडी के अंदर। और वो विशेषकर एपिगेस्ट्रिक रीजन, आपके पेट से जस्ट ऊपर, जहां रिब्स और आपका पेट स्टार्ट होता है उसके जस्ट ऊपर पेन होता है, और वो पेन धीरे धीरे आपका यहाँ से जाता था बैकिक साइड में होता है। तो अगर इस तरह का किसी को लगे तो वो समझे कि आप उसको पेंक्रियाटाइटिस होने की संभावना है। और ये जो पेन होता है ये खाना खाने के बाद में होता है ना। और इतना जबरदस्त पेन होता है ना ये, कि आप अगर उल्टी पोजीशन में सोओगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, अगर आप सीधे होगे तो बहुत सीवियर पेन होता है। तो जनरली इस तरह की जो पैनिक कंडीशन होती है वो बंदे उल्टा ही सोते हैं। और दूसरा साइन सिम्टम क्या आता है, नोशिया, वोमिटिंग आता है, क्योंकि डाइजेशन से जुड़ी हुई बीमारी है, तो उन सब में आपको उल्टी और उल्टी जैसा मन करेगा, और भूख वगैरह भी कम लगती है इस कंडीशन के अंदर, पैंक्रियाटाइटिस के अंदर, है ना। दूसरा पार्ट होता है जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है पेंक्रियास की, जो मात्र 2 पार्ट, 2%, 98% जो पार्ट होता है पेंक्रियास का वो एंडोक्राइन, पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। और 2% जो पार्ट होता है वो आपका जो हार्मोन्स निकलता है, जिसको इंसुलिन हार्मोन। कल अजय पाल जी ने इंसुलिन के बारे में, डायबिटीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया, और थोड़ा सा अपन बता देते हैं इसके अंदर।
पूरे डिटेल में कवर कर लिया था। बाकी अपन नॉर्मल रेंज इसकी बताएं तो 80 से 110 के आसपास होती है खाली पेट। खाना खाने के बाद में लगभग ये होती है 120 से 140 के आसपास में। अगर रेंडमली बात करें 170 से 200 के बीच में होती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। और इम्पेयर्ड ग्लूकोज ये मतलब जो बोलते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर, अगर खाना खाने से पहले किसी का 100 से 125 के बीच में आ रहा है तो समझे कि उसको डायबिटिक होने के चांसेस हैं। और 140 से 160 के बीच में आ रहा है तो भी वो मतलब इस बॉर्डर लाइन पे बैठा है, आने वाले टाइम में अगर एक्शन नहीं लिया तो वो डायबिटीज होगा। और आफ्टर जो ईटिंग होता है, मतलब एक रेंडमली बात करें 190 से 230 के बीच में आपके प्री डायबिटिक की साइन है। और डायबिटिक आप समझ सकते हैं 126 खाली पेट ज्यादा, और 200 प्लस खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद में, और 220 से 230 आपका रेंडमली अगर है तो आप डायबिटिक। HbA1c टेस्ट होता है जो आपका 3 महीने का एक टेस्ट होता है, जिसमें एवरेज बता दिया जाता है कि आपका ग्लूकोज शुगर लेवल कितना चल रहा है। जो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5.7 से 6.4 नॉर्मल लेवल होती है। और इससे अगर ज्यादा है तो आप डायबिटीज है। और ये कल अपन ने कवर कर लिया था टॉपिक। अच्छा, आपका पेंक्रियाज ने भी काम कर लिया, आपके स्टमक ने भी काम कर लिया, आपके लीवर ने भी काम कर लिया। और उसके बाद में आपका खाना जो होता है मैक्सिमम एक बिल्कुल पूरा रेडीमेड खाना आ गया, जिसके अंदर जितने भी आपके पार्टिकल थे, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल में बट गए और वो खाना आकर के आपकी छोटी आंत में आ गया। बेसिकली इसको छोटी आंत क्यों बोला जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत दो तरह की होती है। छोटी आंत की जो लेंथ होती है ना वो होती है लगभग 18 फीट, मगर इसको छोटी आंत क्यों बोले? और बड़ी जो आंत होती है उसकी लेंथ होती है 5 फुट। इसको छोटी आंत और बड़ी बात सिर्फ इसकी जो चौड़ाई होती है ना, अंदर की ल्यूमन होती है, उसी की वजह से कहा जाता है। और ये लगभग अपनी 18 फुट के आसपास की ये इसकी लेंथ होती है। इसका एक ही काम है कि एब्जॉर्प्शन करना। जो भी न्यूट्रिशन आपके छोटे छोटे पार्ट्स में खाना पीना, बिल्कुल आपके लीवर ने, पैंक्रियाज ने, आपका स्टमक ने उस पार्ट को छोटे छोटे भाग में बांट दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि इसका काम है सिर्फ एब्जॉर्प्शन करना, उसको अवशोषित करने का, उस न्यूट्रिशन को अपने जो फूड पार्टिकल से अलग करने, क्योंकि न्यूट्रिशन जाकर के आपके बॉडी में काम करेंगे। तो उसके छोटी आंत के अंदर एक विलाई नाम की चीज पाई जाती है, विली, विलाई, और अपन ने सुना होगा। उसका काम क्या है कि वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो, जितनी भी काम की चीजें सारी अवशोषित हो जाए। और दूसरा ये एक ब्रश की तरह काम करता है जो आपकी आंतों को मतलब क्या बोलते हैं साफ सफाई करके रखता है। कि आंतों का सफाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपन देखते हैं ना, आप लोग सब लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं। ब्रश करने का लॉजिक क्या है, कारण क्या है? ताकि अपने मुंह से बदबू ना आए, है ना। जो खाया पिया है वो बहुत बदबू ना आए। मुंह तो अपना हार्डली मतलब ये कि आधा फुट, और यही खाना लगभग आपके 30 फीट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है? क्योंकि उसकी तो सफाई अपन ने की नहीं है कभी, है ना। तो उसकी सफाई करने का काम क्या है? आपकी विलाई काम करती है और एब्जॉर्प्शन सरफेस प्रोवाइड करवाती है उसको। मगर एब्जॉर्प्शन तो करेगी करेगी, अगर आपके फूड के अंदर फाइबर की मात्रा कम है तो ये इसके ऊपर भी आपका एक सरफेस जम जाती है, काई टाइप की जम जाती है। तो आपकी आंतों की सफाई प्रॉपर वे में नहीं होगी। जब आंतों की सफाई नहीं होगी, काई नहीं उसकी हटेगी, तो आपके खाने के अंदर न्यूट्रिशन होते हुए भी एब्जॉर्ब नहीं, समझे बात को आप। न्यूट्रिशन आपने सारा ले लिया, मगर उसके अंदर अगर इसके जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर अगर काई टाइप की जमी हुई है, सफाई नहीं हो रखी है, अपन फाइबर नहीं दे रहे, तो न्यूट्रिशन होते हुए भी आपका बॉडी के एज इट इज आपका जैसे अपन ने लिया एज इट इज आपके स्टूल के अंदर बाहर निकल जाती है। तो बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना मैं खाता पीता तो बहुत हूँ मगर लगता नहीं है। तो अरे लगेगा कहाँ से? क्योंकि आपने अपनी आंतों की सफाई तो की नहीं है उसकी। तो फाइबर कंटेंट्स बॉडी के अपने खाने के अंदर देना बहुत जरूरी है। ये देखिए आप इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे, ये कितनी छोटी छोटी सी विलाई, देखो बिल्कुल एक बॉर्डर टाइप का बन गया है। तो इतनी विलाई होती है अपनी बॉडी के अंदर जो उसको एब्जॉर्प्शन और अपने उसकी सफाई में काम करती है। अच्छा, छोटी आंत में आपके ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन जितने भी ये सारे एब्जॉर्ब हो। अब एब्जॉर्ब होने के बाद में खाना कहाँ जाएगा? बड़ी आंत के अंदर। ये देखिए आप, बड़ी आंत के अंदर खाना पहुंच गया। बड़ी आंत को देखिए आप, ये इस तरह से होती है ना। और बड़ी आंत की जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी जो लंबाई होती है लगभग 5 फुट होती है। और इसका काम क्या है कि स्टूल जो होता है उसको एक कंसिस्टेंसी दे, कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि अगर उसके अंदर पानी की जो मात्रा होती है ना उसको मेंटेन करने का काम आपकी बड़ी आंत का। अगर स्टूल ज्यादा हार्ड है
तो उसके अंदर पानी इसके अंदर और एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और ताकि स्टूल आपका सही वे में आए, आपको कब्जी वगैरह ना रहे। अगर पानी की मात्रा इसके अंदर ज्यादा है तो पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि आपको कोई डायरिया ना हो। तो पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है पूरा पूरा आपकी बड़ी आंत के अंदर होता है ना। और बड़ी आंत के अंदर एक फ्लोरा और पाए जाते हैं, और जिसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। अपन लेते हैं ना प्रोबायोटिक्स, ये सारे के सारे जो प्रोबायोटिक्स हैं, गुड बैक्टीरिया है सारे सारे। लैक्टोबैसिलस आ गया, बैक्टीरोइड्स आ गए, है ना, बिफिडोबैक्टीरिया आ गया, इकोलाई आ गया। इसका काम भी एक तरह से फूड को और हल्का कर देना, जो खाना है ना, ताकि अपने को उसको लेटरिन वगैरह जाते हुए किसी तरह की दिक्कत ना आए। और जो बचा कुचा न्यूट्रिशन है, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन है, उसको ब्रेक डाउन करके आपकी बड़ी आंत के अंदर एब्जॉर्ब करना, है ना। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए अपन प्रीबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक अपना लिया जाता है। एक चीज और होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में ये अपेंडिक्स नाम की एक चीज पाई जाती है। ये एक्चुअली ह्यूमन के अंदर, अपने अंदर इसका कोई ज्यादा काम नहीं, पर एनिमल्स के अंदर बहुत काम है इसका, क्योंकि डाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट इसके अंदर होता है। मगर इसमें जब छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जाता है ना, तो कुछ पार्ट इसका अपेंडिक्स में जमा होने लग जाता है। वो जमा होते होते सड़ने लग जाता है, और सड़ने के बाद में उसमें बदबू आने लग जाती है, और इसी की वजह से अपन को पेट में दर्द हो जाता है, और मतलब इसका बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं, तो बहुत सीवियर पेन होता है। इसलिए डॉक्टर लोग भी अपन जब अपेंडिक्स की समस्या होती है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अपन देख रहे हैं ना, ये बोल बोल टाइप की बनी हुई है, ये जो आपकी बड़ी आते बोल बोल टाइप की। एक्चुअली ये क्या होता है, यहाँ पर एक कर्मानुचन एक तरह से मूवमेंट होता है ना। तो एक मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, फूड को बढ़ाने का नेचुरल एक प्रोसेस है। क्योंकि आते जो अंदर होती है ना, बिल्कुल एक दूसरे से लिपटी हुई हो, तो किस तरह से वो आगे जाएगी। तो इसका जो मूवमेंट होता है ना, वहां इस तरह से होता है, जैसे मान लो यहाँ से नीचे आप पार्ट आपका जो फूड है आगे चला गया, फिर ऊपर बीचा, फिर आगे, इस तरह से जैसे अपन पेस्ट निकालते हैं ना, अपन उसमें से भींचते तो आगे चला जाता है। तो उस तरह से इसका बेसिक काम होता है ना। और लास्ट में जब यहाँ से सारी सारी चीजें जो बची कुची एब्जॉर्प्शन वगैरह भी हो गया सब कुछ, तो लास्ट में क्या बचता है, एक मार्क बचता है, एक यूजलेस चीज बचती है, वेस्ट बनते हैं, जिसको अपन लेट्रिन बोलते हैं, वो अपन परित्याग कर देते हैं इसके अंदर, है ना। ये बेसिक थिंग्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में, अपन ज्यादा और डेप्थ में नहीं गए इसके अंदर। तो बेसिकली इन चीजों सब चीजों को समझे, है ना, कि कहीं भी आपके छोटी आंत में दिक्कत है तो छोटी आंत आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। उसके लिए अपन को न्यूट्रिशन प्रॉपर वन में खाना पीना, आपको हैबिट्स वगैरह चेंज करने की। बड़ी आंतों के अंदर भी अगर इस तरह से अपन प्रोबायोटिक्स वगैरह नहीं लेंगे तो भी जाकर दिक्कत आएगी। लीवर के कितने फंक्शन है, लीवर को अगर, जो लीवर का काम है, और जो भोजन को पचाना, जो फ्लूइड को पचाना, और उसको अपन एक्स्ट्रा बर्डन देंगे तो कितनी दिक्कत आएगी। हर पार्ट का अपना अपना रोल होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, अपने को संभाल के रखनी है। और ये किससे होगी, आपकी खाने पीने की आदतें चेंज कर करके, आपको बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा करके, जो चीजें अपने इस कम्युनिटी के अंदर मिलती है, जो अपने सीनियर कोचेस वगैरह है, टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहते हैं। तो आज मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और मेरे को इसका व्यूज जरूर दीजिएगा। और ये अपने एक पार्ट मतलब कवर किया, ऐसे जैसे नेक्स्ट चलते रहेंगे तो अपन, क्योंकि बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी को नहीं समझेंगे अपन तो फिर न्यूट्रिशन को भी नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या है। तो मैं अब हैंड ओवर करना चाहूंगा आज के एमसी अजय पाल जी के लिए, कि वो भी दो शब्द बताएं। और अगर किसी को कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन करने से ही चीजें क्लियर होती हैं अपनी। और डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली पूछ सकता है। बहुत बढ़िया सर, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए। जबरदस्त नॉलेज दी है। देखिए, डाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में बताया था कि मेन जो है की चीज है डाइजेशन, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम नहीं जो हमारा न्यूट्रिशन है उसको नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल सही बात बताई है आपने जी। न्यूट्रिशन को समझने से पहले बॉडी को समझना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल शुरुआत से बताया कि कैसे हमारा खाना मुंह में पचता है, वहां से लार उसके अंदर ऐड होती है, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर वो हमारी फूड पाइप से हमारे लीवर में, हमारे पेट में जाता है। सबसे पहले लीवर उसमें जो है कि फंक्शन करता है, उसमें से जो चीजें उसको स्टोर करनी है उसको स्टोर कर लेता है, जो चीजें उसमें ऐड करनी है ऐड कर देता है। उसके बाद हमारा जो है कि HCl जो एसिड है वो उसमें ऐड होता है। तो देखिए कि प्रोसेस है खाने का। और बहुत बढ़िया बात देखिए हमें जानने को मिली है कि हमारी बॉडी जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से सिर्फ और न्यूट्रिशन को ही एब्जॉर्ब करती है। जो हमारी विली है, जो छोटी आंत है, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। और देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिली है कि अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं, हमारे खाने में फाइबर की कमी है, तो एक लेयर जम जाती है विली के ऊपर, जिसको बताया कि
जो फिर वो उस न्यूट्रिशन आपके खाने में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। ये बिल्कुल फैक्ट चीज है। हम खाना अच्छा खाते हैं लेकिन हमारी बॉडी में वो लगता नहीं, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती क्योंकि हमारी आंतें साफ नहीं है। तो उसके लिए बताया कि फाइबर हमें ऐड करना है, फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ताकि हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे। उसके बाद देखिए जो एंजाइम्स हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो देखिए सारे के सारे अब ये चीजें हमें घर के खाने से नहीं मिलती, इसलिए हमें इनको सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ता है और उसका इसलिए बेस्ट रिजल्ट आता है। तो देखिए बहुत से लोग कहते हैं जी मैंने हर्बल लाइफ लिया तो मेरे जो है कि पेट की समस्या भी दूर होगी, मुझे ये दिक्कत थी ये भी दूर होगी, वो दिक्कत थी वो भी दूर होगी। तो मैं फिर हमेशा कहता हूँ ये डिस्क्लेमर के साथ है, कोई दवाई नहीं है, लेकिन ये होता क्यों है, ये आपने आज डाइजेशन को सीखा है तो आपको समझ आएगा ये होता क्यों है। अगर हमारी बिल्ली साफ है, हमारा फाइबर पूरा है, हमारी आंतें प्रॉपर काम कर रही हैं, हमारा पानी का लेवल ठीक है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर है, तो अपने आप बॉडी ठीक होती है, अपने आप बॉडी अपने आप को ठीक करती है। तो सर बहुत ही जो है कि लाजवाब आपकी एजुकेशन थी, लाजवाब इंफॉर्मेशन मिली है। थैंक यू। जी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे ऐसे ही हमारे साथ जुड़ जुड़ के जो है कि हमें डेफिनेटली करते सर, रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज सैटरडे था और देखिए हमने डांस भी कर लिया, एजुकेशन भी बहुत बढ़िया मिली है, वर्कआउट भी हो गया, तो आज का हमारा बहुत बढ़िया दिन बना है और हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहने वाले हैं और पूरा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। तो कल हमारा योगा डे रहेगा, स्पेशल संडे है, संडे को योगा करते हैं, तो योगा के लिए कल फिर मिलते हैं सुबह। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।